इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। मुजरा करना है तो भी करें, अश्लील है ये लोना। मुजरा करना है तो भी करें। थोड़ी मर्यादा रखिए। बस प्रधानमंत्री के भाषण में इसी की कमी रह गई थी। मंगलसूत्र आ गया था, मटन आ गया था, मुस्लिम लीग आ गया था, टूटी आ गई थी और भैंस भी आ गई थी। कमी किस चीज की थी? मुजरे की। अब वो भी आ गया। वैसे कुछ भी कहो, बचपन से लेके अब तक हमने जब भी ये वर्ड सुना है तो हमारे माइंड में एक अलग ही पिक्चर बनती थी, एक अलग ही छवि क्रिएट होती थी। लेकिन आज के बाद जब भी हम ये वर्ड कहीं पर सुनेंगे तो हमारे माइंड में किसकी पिक्चर बनेगी? हमारे प्रधानमंत्री की। मुजरा करना है तो भी करें। अभी तक हमारे प्रधानमंत्री कम से कम 30-35 मुजरे अटेंड कर चुके हैं। साले 30-35 इंटरव्यू दे चुके हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को, और उसके अंदर साफ साफ ये देखने को मिलता है कि कौन नाच रहा है और कौन किसको नचा रहा है। आप भारत के तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं ही, अब दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आप जब परीक्षा पे चर्चा करते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि कैसे स्ट्रेस को दूर रखना है। कभी आपके साथ भी ऐसा दबाव आप फील करते हैं? शाबाश बेटा। और मेन स्ट्रीम मीडिया के हर इंटरव्यू के अंदर एक सवाल जो कॉमन है, एक ठुमका जो कॉमन लगाया जाता है, वो ये लगाया जाता है, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? हद है। अब ऐसे तो रोजमर्रा के जीवन में हमें कितने ही लोग मिलते हैं। अब मेरे घर में माली आता है काम करने के लिए, वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक काम करता है। हमारी गली में इनफैक्ट सब्जी बेचने वाला आता है, वो रात के 7-8 बजे तक सब्जी बेचता है सड़कों के ऊपर, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो। अब मैं इन सबको अगर पूछने बैठ जाऊं कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा कहां से आती है, तो मैं पागल कहलाऊंगा ना। मुझे गुस्सा आता है, मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? एनीवेज, ये मुजरे की बातें छोड़ते हैं और हम आते हैं एक्चुअल मुद्दों के ऊपर। वो मुद्दे जो आपको और हमको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। किसी के आगे मुजरा करना हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखता। बात तो सही है। अब देखो, मजाक में इलेक्शन खत्म होने को आ गए, 7वें फेज में इलेक्शन पहुंच गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं सच्ची, ये पूरे के पूरे इलेक्शन को अगर आप रिवाइंड करके देखोगे ना तो आपको ये बात बड़े क्लियरली देखने को मिल जाएगी कि इसमें केवल मजाक ही हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मजाक ही किया गया है। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। अब खुद देख लो, इलेक्शन कमीशन वो मजाक करने में लगा हुआ है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई धांधली कहीं पर नहीं हो रही। और हिंदुस्तान में रहना है तो ये जय श्री राम कहना ही है। और इसके साथ आने वाली 7 तारीख को जो मतदान होगा, जो राम का नहीं, और जिन्होंने राम को लाया है, उसी तरह ऑपोजिशन वो अलग लेवल पे मजाक करने लगा हुआ है कि वो चुनाव जीतने वाले हैं। फिर बीजेपी, वो तो खैर उसकी आदत है मजाक करने की, वो तो पिछले 10 साल से हमारे साथ मजाक ही करती आ रही है। और आम जनता, वो बेचारी सिर्फ मजाक सहन करने के लिए बैठी है, उसके साथ पिछले 10 साल से मजाक ही हो रहा है। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये पूरा इलेक्शन 6 के 6 फेज निकल गए हैं और 6 के 6 फेज में एक्चुअल मुद्दों पर एक भी बात नहीं हुई है। गजब बेइज्जती है। हाँ, इस इलेक्शन के अंदर बेइज्जती तो हुई है आम जनता की, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको कितनी फील होती है ये हमें नहीं पता, हमें बहुत फील होती है, क्योंकि हम फकीर आप फकीर। चलो आज हमारे पीएम की बात करते हैं। आज देखते हैं हमारे पीएम ने कौन से नए रिकॉर्ड तोड़े हैं, कौन सा नया बार सेट किया है। मुजरा करना है तो भी करें। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। अब वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बात क्लियर कर दें, स्पष्ट कर दें, वी लव एंड रिस्पेक्ट चेयर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। और हमें ये लगता है, हमें जेन्युइनली ये लगता है कि हमारे देश का जो पीएम है ना, उसकी बातों में एक वजन होना चाहिए। राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। नहीं, वजन से हमारा ये कतई मतलब नहीं है कि आवाज भारी करके बोलना चाहिए, मतलब एक डीप आवाज में बोलना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आवाज में बोलो, लेकिन बातों में लॉजिक होना चाहिए। ऐसी बात होनी चाहिए कि हमारे पीएम के मुंह से निकली है तो बस ये पत्थर पे लकीर है। आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी
कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। लेकिन जब ऐसा होता नहीं है ना, तो हमें फ्रैंकली बहुत दुख लगता है। हमें सीरियसली इस बात का बहुत दुख लगता है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अब आप खुद याद करके देखो, 2014 से पहले जब हमारे प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब उनके भाषणों में, उनकी बातों में क्या वजन हुआ करता था, क्या लॉजिकल बातें हुआ करती थी। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। जब चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए। लेकिन यह पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ वोट टू इलेक्ट नहीं है, सिर्फ वोट टू डिफीट नहीं है, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। और सबसे ज्यादा वजनदार तो उनका वो था कि आपके मेरे अकाउंट में 15-20 लाख यूं ही आ जाना। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। मतलब क्या ही बात थी, अच्छा लगता था सुनकर। एक अंदर से फीलिंग आती थी कि हाँ, यही है जो हमारे देश को बचा सकते हैं। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। अब 10 साल के बाद आप अगर उनके भाषणों को सुनो, वजन सिर्फ उनकी आवाज में ही रह गया है, बातों में हमें तो नहीं लगता। जब तक मोदी जिंदा है, मैं SC, ST, OBC और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं, तकलीफ हमें कतई नहीं है। हमें क्यों तकलीफ होगी? विदेशों में हमारी साख थोड़ी गिर रही है। हाँ, लेकिन हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि कमी कहां पर रह गई। मगर क्यों? जो प्रधानमंत्री चाय वाले से फकीर बने, उसके बाद आज वो सेल्फ डिक्लेयर्ड भगवान बन रहे हैं, तो कमी कहां रह गई? ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 10 साल के अंदर सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री के मूड स्विंग हुए हैं। नहीं, देश के भी बड़े जबरदस्त मूड स्विंग हुए हैं। चलो आपको थोड़ी सी रियलिटी दिखा देते हैं, आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक करवा देते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर। सबसे पहले तो पेट्रोल का मूड स्विंग हुआ, 70 रुपए लीटर से 100 रुपए लीटर पर, 110 रुपए लीटर पर आज बिक रहा है। फिर गैस 350 से 1100 का सिलेंडर हो गया। स्टील की प्राइस देख लो, 3600 से 6500 हो गई। क्या बात है। दाल, आटा, चीनी, दूध, दही, इन सब के प्राइसेस डबल या ट्रिपल हो चुके हैं। सरसों का तेल, जिसमें आप, मैं, एक आम जनता, एक आम परिवार खाना पकाती है, वो तेल 70 रुपए लीटर से आज 200 रुपए लीटर पर पहुंचा हुआ है। अब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सरकार मुफ्त में राशन तो दे रही है, लेकिन उनको साथ में ये नहीं बता रही कि खाना कच्चा ही पड़ेगा, पकाने की औकात ही खत्म कर दी गई है। क्या है तू? क्या औकात क्या तेरा? फिर एजुकेशन सिस्टम को देख लो, आपके मेरे कितने ही परिवार हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 65,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल पिछले 10 साल में इस देश के अंदर बंद कर दिए गए हैं। और प्राइवेट स्कूल, उनकी फीस का क्या हाल है वो आप भी अच्छे से जानते हो, वो मैं भी अच्छे से जानता हूँ। क्यों? क्योंकि हम उसको भरते हैं। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। फिर आपकी मेरी हेल्थ के ऊपर आ जाओ, हॉस्पिटल्स, दवाइयाँ 3 से 4 गुना महंगी हो चुकी हैं। मतलब इलाज इतना महंगा हो चुका है कि अगर गलती से आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो वो ये मानकर एडमिट हो कि अब जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा ना, तो उसको रोड पर रहना पड़ेगा, क्योंकि घर बार तो उसका बिक ही चुका होगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वी नो। अब आप कहोगे कि ये सिर्फ नेगेटिव बातें करता है, या ये अभी सिर्फ नेगेटिव बातें ही कर रहा है। देश के अंदर महंगाई तो बढ़ेगी, जैसे जैसे देश डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। मतलब 10 साल के अंदर महंगाई का बढ़ना तो लाजमी है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन आप बस एक बात खुद से ये सोच कर देख रहा, जब भी आपके पास टाइम हो, आप खुद से सोच लेना कि पिछले 10 साल में क्या आपकी आमदनी जो है वो भी उसी रेट से बढ़ी है, वो भी 2 गुना या 3 गुना हुई है, या वो पहले से कम हो गई है।
नहीं नहीं, ऐसा सिर्फ हम नहीं मानते, ऐसा सरकार भी मानती है। वरना आप खुद ही देखो कि 2014 से पहले या 2014 तक भी 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को क्या मुफ्त राशन दिया जाता था? नहीं, आज दिया जा रहा है। क्यों? ताकि वो जिंदा रह सके। देश की ही अगर बात कर लेना तो देश के ऊपर जो कर्जा 55 लाख करोड़ का था 2014 के अंदर, आज कितना है? 205 लाख करोड़ का कर्जा। अनएम्प्लॉयमेंट इस देश के अंदर पिछले 3-4 डेकेड्स के रिकॉर्ड तोड़ रही है। घरेलू सेविंग्स इस देश के अंदर पिछले 40 साल में सबसे लो पर चल रही है। और तो और आप अपने बच्चों का ही हाल देख लो, आप यूथ का ही हाल देख लो। आज की डेट में क्या है यूथ का हाल? क्या मार्केट के अंदर जॉब्स हैं? पहली बात तो अच्छी एजुकेशन नहीं है। अगर अच्छी एजुकेशन मिल भी जाती है तो उसके बाद जॉब्स नहीं मिलती। और इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल क्या है कि 7000 IIT स्टूडेंट्स अभी भी जॉबलेस हैं, जबकि जॉब प्लेसमेंट का सीजन एंड होने वाला है। और इसी तरह की मिलती जुलती न्यूज पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के लिए भी आई थी। पब्लिक सेक्टर्स का तो इनफैक्ट ये हाल है कि रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, बेल, सब कुछ, LIC, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन कंसेशन खत्म कर दिया गया। रेलवे की टिकट्स महंगी हो गई, हवाई यात्रा वो महंगी हो चुकी है। ऐसे कितने मुद्दे हैं, ऐसी कितनी चीजें हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की जो दबी हुई हैं या जिनको दबा दिया जाता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और आपने इन मुद्दों में से या कोई भी ऐसा मुद्दा इसके ऊपर इन इलेक्शंस के अंदर कहीं पर भी कोई भी बात होते हुए देखा है? नहीं। बस बात किसके ऊपर हो रही है? मंगलसूत्र के ऊपर, मटन के ऊपर, मुस्लिम लीग के ऊपर, मुजरे के ऊपर और अब भगवान बनने के ऊपर। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। हद है। मतलब आप खुद अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखो कि आप जब 2014 में आप और हम मोदी जी को चुनकर लेकर आए थे प्रधानमंत्री के रूप में, उनको प्रधानमंत्री बनाकर लाए थे, तो क्या हम इसलिए बनाकर लाए थे कि वो आपके और हमारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे? जो कांग्रेस नहीं समझ पा रही थी, जो UPA की सरकार नहीं समझ पा रही थी, वो BJP की सरकार समझेगी और उनका हल निकालेगी। या फिर आप और हम उनको इसलिए प्रधानमंत्री बनाकर लाए थे कि आज उनके मंदिर बन जाएं और हम उनके नाम की आरतियां गानी शुरू कर दें। पर जो भी है, हमारे प्रधानमंत्री ने इस पूरे इलेक्शन के अंदर अपने भाषणों के जरिए एक रौनक मेला तो लगा कर रखा हुआ है। रौनक तो पूरी चल रही है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे। जनता फिर चाहे जितनी मर्जी परेशान हो, भूखी क्यों ना मरती हो, यूथ जितना मर्जी भटकता हो, महिलाएं जितनी मर्जी इनसिक्योर हो, सीनियर सिटीजन उनकी सेविंग्स चाहे खत्म ही क्यों ना हो रही हो, पर आएगा तो मोदी ही। लेकिन यहाँ पर 2-3 सवाल हैं जो बनते हैं और जो हम जरूर पूछना चाहेंगे। पहला ये कि क्या ये देश इसी तरह भगवान के भरोसे चलता रहेगा? दूसरा सवाल ये, चलता रहेगा तो ऐसे कब तक चलता रहेगा भगवान के भरोसे? तीसरा ये कि हमारे प्रधानमंत्री क्या उनकी साख को ये शोभा देता है? क्या उनके जो लेवल है, उनका जो ओहदा है, उस पर ये बात शोभा देती है कि वो इस तरह की बयानबाजी करें? ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। अपने आप को भगवान ही घोषित करने पर तुल जाए। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। अब जब भी टाइम लगे आप इन सवालों के ऊपर जरा सा गौर करके देखना और ये सोचकर देखना कि हम जो पूछ रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, क्या वो सवाल गलत है? बाकी तब तक फ्री राशन को एंजॉय करो, भक्ति में लीन रहो, मस्त रहो। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे। पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ।